हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीर शर्मा और आपका स्वागत है फिर से मेरे नए यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी के टॉपिक नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के बारे में, जिसको हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इन्फेक्शन विच आर एक्वायर्ड फ्रॉम हॉस्पिटल कॉल्ड नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। मतलब जो इन्फेक्शन होते हैं जो कि हॉस्पिटल से एक्वायर्ड होते हैं उसे हम नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। इफ़ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन आल्सो नोन एज क्रॉस इन्फेक्शन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो ट्रांसफ़र होते हैं उसे हम क्रॉस इन्फेक्शन बोलते हैं। एंड नेक्स्ट आता है पेशेंट रिक्वायर्ड आइसोलेशन। Some patients really need isolation like patient of tuberculosis, typhoid, diphtheria and smallpox। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको कि आइसोलेशन की आवश्यकता होती है, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट हो गए, टाइफाइड के हो गए, डिप्थीरिया के हो गए एंड स्मॉल पॉक्स के पेशेंट हो गए। These patients should not be treated in open ward and common ward because these infections are seriously easily transferred from one person to another person। जो पेशेंट होते हैं उनको दीज पेशेंट शुड नॉट बी ट्रीट इन ओपन वार्ड एंड कॉमन वार्ड। जो इन सब जो बीमारियों के जो पेशेंट होते हैं उनको ओपन वार्ड और कॉमन वार्ड में जो ट्रीट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इन्फेक्शन होते हैं जो कि सीरियसली वो ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन में। टू द बेटर थिंग इज दैट होम एंड अदर पेशेंट शुड बी गेट अवे फ्रॉम दिस पेशेंट। तो इसके लिए बेटर थिंक है कि उनको जो होम एनवायरनमेंट वो प्रोवाइड किया जाए। द पासिंग फैसिलिटीज़ ऑफ पेशेंट मस्ट बी प्रोवाइड टाइम टू टाइम। जो पासिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, जो पेशेंट की जो पासिंग फैसिलिटीज़ होती हैं उनको जो टाइम टू टाइम उनको प्रोवाइड किया जाता है। एंड ड्रेसिंग शुड बी डिस्कार्डेड इनटू सेपरेट बेड, क्लोथ्स, ब्लैंकेट, पिलो, कवर शुड बी प्रॉपर वॉशिंग। मतलब जो पासिंग फैसिलिटीज़ होती हैं पेशेंट की उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जाता है, और जो ड्रेसिंग होती है उसको डिस्कार्डेड किया जाता है। सेपरेट बेड, क्लोथ्स, ब्लैंकेट, पिलो कवर्स उनको प्रॉपर वॉश किया जाता है। जो पिलो कवर्स हैं उनको प्रॉपर वॉश किया जाता है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के साथ में। एंड पेशेंट शुड भी आइसोलेट, पेशेंट को आइसोलेट किया जाता है विद सेपरेट रूम में विच आर प्रॉपरली सैनिटाइज विद डिसइंफेक्टेंट। मतलब उनको सैनिटाइज किया जाता है डिसइंफेक्टेंट के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल इन्फेक्शन और उसका प्रिवेंशन। तो दीज आर मोस्टली 4 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं, जो 4 टाइप के इन्फेक्शन होते हैं जिनको हमें इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट हो गया वुंड एंड बर्न इन्फेक्शन, एंड सेकंड हो गया यूटीआई, एंड थर्ड हो गया अपना एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन, एंड फोर्थ हो गया बाथिंग एज मीन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। तो अब है फर्स्ट है वुंड एंड बर्न इन्फेक्शन। In this case, it important remove old tissue damage from accidental wound and burn because microorganisms can easily establish infection to damage in tissue। मतलब कि इन दिस केस इट इम्पोर्टेंट में इसमें हम जो ओल्ड टिश्यू होते हैं उनको रिमूव कर देते हैं डेट इज फ्रॉम एक्सीडेंटल वुंड एंड बर्न। जो भी कुछ भी जला हुआ है या फिर कोई वुंड है उसको हम जो भी ओल्ड टिश्यू होते हैं उसको हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। तो जो भी केयरफुल और जो असेप्टिक टेक्निक्स है उनका हमें यूज़ करना चाहिए। केयरफुली और असेप्टिक टेक्निक्स है जो ड्रेसिंग करने की या फिर वुंड की, उनको हमको यूज़ करना चाहिए और सेपरेट बात करवाना चाहिए, और जिससे कि जो क्रॉस इन्फेक्शन है उसका खतरा कम होगा। एंड नेक्स्ट है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में होता क्या है कि जो यूरिनरी कैथेटर है उसको अप्लाई किया जाता है। तो यूरिनरी कैथेटर विच आर अप्लाई इनटू यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी कैथेटर है उसको यूरिनरी ब्लैडर में अप्लाई किया जाता है, मे कॉज यूटीआई। यूज कैथेटर आर डिफिकल्ट यूज टू स्टेरलाइज। मतलब जो कैथेटर है वो डिफिकल्ट यूज टू स्टेरलाइज एंड मे बी चांस ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन। अगर उसको हमें स्टेरलाइज करके अगर हम कैथेटर को स्टेरलाइज करके नहीं लगाते हैं तो क्रॉस इन्फेक्शन के चांस हो सकते हैं। सो डिस्पोजेबल एंड स्टेरलाइज कैथेटर का ही हमको यूज करना चाहिए।
सो डिस्पोजल एंड स्टरलाइज कैथेटर शुड बी यूज असेप्टिकली कंटिन्यूस ड्रेनेज ऑफ यूरिनरी ब्लड। तो जो स्टरलाइज कैथेटर का ही हमको यूज़ करना चाहिए यूरिनरी ब्लैडर में, जिससे कि जो यूटीआई है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, उसके होने के चांस कम हो। बिकम नेसेसरी टू प्रिवेंट द कैथेटर फ्रॉम माइक्रोबियल इन्फेक्शन। एंड थर्ड आता है उसके बाद में एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एनवायरमेंट रिमेन ऑलवेज फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन। जो हॉस्पिटल एनवायरमेंट रिमेन ऑलवेज फुल ऑफ माइक्रो, मतलब जो हॉस्पिटल का जो भी एनवायरमेंट होता है उसमें, जो हॉस्पिटल का जो भी एनवायरमेंट होता है उसमें फुल रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जो भी बचे हुए जो भी बैक्टीरिया, जो वायरस हैं, मतलब जो हॉस्पिटल में जो भी एनवायरनमेंट होता है उसमें फुल रूप में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। जब हम उसको एंड नेक्स्ट है एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एनवायरनमेंट रिमेन ऑलवेज फुल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन। मतलब हॉस्पिटल में जो भी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी बचे हुए हैं वो हमारे जो प्रोड्यूस करते हैं एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, जैसे कि ई कोलाई हो गया, साल्मोना टाइफी हो गया। द चांस ऑफ दिस इन्फेक्शन ऑलवेज हाई इन चिल्ड्रन। मतलब जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस हैं, जो भी हॉस्पिटल में बचे हुए हैं वो चांस करते हैं अपने एलिमेंट्री ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। तो बच्चों के अंदर ये इन्फेक्शन फैलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। एंड अदर पेशेंट शो आइसोलेशन एंड हाइजेनिक कंडीशन ऑलवेज नेसेसरी। तो जो भी अधिक से अधिक पेशेंटों को इसमें आइसोलेट करना चाहिए और हाइजेनिक कंडीशन को अपनानी चाहिए। एंड फोर्थ हो गया बाथ एज मीन ऑफ क्रॉस इन्फेक्शन इन हॉस्पिटल। इट इज़ कॉमनली सीन द सीरीज ऑफ बेबीज इन हॉस्पिटल आर मोड टू हैव बाथ इन समथिंग रिजल्टिंग। मतलब जो हॉस्पिटल में जो कॉमनली हम देखते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबीज़ हैं उनकी सीरीज हैं हॉस्पिटल में, वो अलग अलग होती हैं। मतलब उनको सेम सिंक होता है, उनका सेम सिंक होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट ये होता है कि अगर उनका सेम सिंक होगा तो उसमें जो इन्फेक्शन है वो फैलने की संभावना ज़्यादा होगी, क्योंकि पैथोजेनिक और ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कि हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो जिससे उनके जो इन्फेक्शन होगा वो बेबीज़ में फैलने की संभावना बहुत ज़्यादा होगी। एंड दे इफेक्ट न्यू बॉर्न बेबी। सो इफ़ न्यू बॉर्न बेबी नीड टू बी बाथ, दिस शुड बी डन स्टेनलेस स्टील। तो जो भी न्यू बॉर्न बेबी होगा हम उसको जैसे बाथिंग करवाएंगे तो हम उसको स्टेनलेस स्टील में के अभी जो सिंक होगा उसमें हम उसको बाथिंग करवाएंगे। और और जिसमें स्टील जो है ना कम मात्रा में होना चाहिए उसमें, विच कैन बी ईजिली स्टरलाइज बाई ऑटोक्लेव आफ्टर बाथिंग ईच डेली। अब हम उसके नोजोकॉमल इन्फेक्शन के प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो इसमें फर्स्ट हो गया कि हमें इसे प्रॉपर हैंड वॉशिंग करानी चाहिए। एंड नेक्स्ट हो गया कि आइसोलेशन ऑफ पेशेंट, मतलब जो भी आइसोलेशन जो पेशेंट जैसे कि टीबी हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मीजल्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया। नेक्स्ट है केयरफुली एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उनका केयरफुली और अप्रोप्रिएट यूज़ करना चाहिए। एंड नेक्स्ट हो गया यूज ऑफ एंटीबायोटिक इज रिक्वायर्ड दे इट मे बी गिवन टू कैरियर स्टाफ पेशेंट। मतलब कि जो भाप में जो भी काम करने वाले जो भी स्टाफ है उसको टीके लगवाने चाहिए एंटीबायोटिक के। यूज ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन ओनली इफ रिक्वायर्ड। यदि आवश्यक हो तभी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना चाहिए, तभी हमें दूसरों को खून देना चाहिए। नेक्स्ट हो गया यूज ऑफ वैक्सीन टू द पेशेंट फॉर बैक्टीरिया एंड वायरल डिजीज। पेशेंट के लिए वैक्सीन का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट हो गया सर्वे ऑफ इन्फेक्शन प्रॉपरली रेगुलरली इन हॉस्पिटल। मतलब जो सर्वे कराना चाहिए इन्फेक्शन का रेगुलरली हॉस्पिटल में, आगे किस किस पेशेंट को कौन कौन सा इन्फेक्शन है और वो उससे रिकवर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट आ जाएंगे इसके सोर्स ऑफ हॉस्पिटल इन्फेक्शन। जैसे फर्स्ट हो जाएगा इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हॉस्पिटल स्टाफ। मतलब स्टाफ को भी अगर हम चेक नहीं कराएंगे कि भाई पेशेंट को ही नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ को भी चेक कराना चाहिए कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पेशेंट के साथ साथ में हॉस्पिटल में फैल सकता है, हॉस्पिटल के स्टाफ को भी ये फैल सकता है, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन होता है ये जो 1% टू अनदर पर्सन में फैलता है। एंड नेक्स्ट होगी इन्फेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट। हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है
जो कि फैल सकता है। इन इन नेक्स्ट हो गया इन्फेक्शन फ्रॉम अदर पेशेंट। ये इन्फेक्शन है जो कि अदर पेशेंट में फैल सकता है, क्योंकि 1% टू अनदर पर्सन ये इन्फेक्शन फैलता है। एंड नेक्स्ट हो गया ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो। जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो हवा, धूल और खाने और डस्ट में प्रेजेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट सुपरफिशियली इन्फेक्शन बाय पेशेंट सीक्रेशन एंड ब्लड फ्लूइड। जो सुपरफिशियल जो भी इन्फेक्शन होता है वो पेशेंट के सीक्रेशन में और ब्लड फ्लूइड में प्रेजेंट होता है। एंड अगर उसके नेक्स्ट में उसके बाद में बात करते हैं तो जैसे इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन कि किस किस से फैल सकता है, जैसे कि एयरबोर्न होगी। एंड सेकंड हो गया कॉन्टैक्ट में पेन हो गया हैंड, क्लोटिंग एंड क्लोथिंग एटसेट्रा। एंड नेक्स्ट हो गया फूड वाटर और पेट रूट के द्वारा भी ये फैल सकता है। एंड नेक्स्ट हो गया हॉस्पिटल इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भी फैल सकता है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको ये इन्फेक्शन का टॉपिक कैसा लगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है माइक्रो बायोलॉजी के लिए, आपके मेन एग्ज़ाम में आने के लिए। थैंक यू।